अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमेरिका के 47वें सदर के लिए हुए इंतखाब में सख्त मुकाबला रहा, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस मद मुकाबिल रहे। मुबसरीन दोनों के दरमियान काटने का मुकाबला देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पस मंजर और सियासी सफर। साला डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले भी अमेरिका के 78 ता 75 सदर रह चुके हैं, न्यूयॉर्क के इलाके कोनीज में बिजनेस टाइकॉन फ्रेड ट्रंप के घर पैदा हुए। उन्होंने 1968 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया से मुआशियात में ग्रेजुएशन मुकम्मल की और अपने वालिद के कारोबार से आगाज किया। 1971 में ट्रंप ने खानदानी कंपनी का कंट्रोल संभाला और होटल्स और तामीराती मंसूबे के जरिए शोहरत हासिल की। 1980 की दहाई में सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की और 2016 में हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर हैरान कुन तौर पर सदर मुंतखब हुए। ट्रंप का दौरे सदारत मुतनाज़ा रहा, जिसमें उन्होंने सख्त गिर दाएं बाजू पॉलिसी की हिमायत की और इमिग्रेशन, माहौलियाती तब्दीली और आलमी ताल्लुकात के हवाले से मुतनाज़ बयानात दिए। 2020 के इलेक्शन में जो बाइडेन से शिकस्त खा गए और उनके हामियों ने 6 जनवरी को अमेरिकी ऐवान पर धावा बोल दिया, अब दोबारा इंतखाबी मैदान में उतरे हैं और कई अदालती मुकदमात का सामना करते हुए सदर बनने के लिए पुरअज़म है। कमला हैरिस मुमकिना पहली खातून सदर। अगर कमला हैरिस कामयाब हो जाती है तो वो अमेरिका की पहली खातून सदर बन जाएगी। 60 साल कमला हैरिस की पैदाइश कैलिफोर्निया के शहर ओकलैंड में हुई है। उनके वालिद जमैका जबकि वालदा का ताल्लुक भारत से है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की और 1989 में कानून की डिग्री मुकम्मल की। कमला हैरिस 2016 में अमेरिकी सेनेट के रुकन मुंतखब हुई और कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली पहली सियाह फाम खातून बनी। 2020 में वो नायब सदर के ओहदे पर फाइज हुई और अब अमेरिका की पहली खातून सदर बनने के लिए इंतखाबी दौर में शामिल है। ये इंतखाबात अमेरिका की 235 साल तारीख में एक अहम मौके की हैसियत रखता है, जिसमें अवाम किसी नई सिमत के तयन की तरफ देख रही है। नताइज का ऐलान होते ही मालूम हो जाएगा कि अमेरिका का मुस्तकबिल किसके हाथों में होगा। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने यूपी मदरसा बोर्ड की कानूनी हैसियत के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और इसे मदरसी कम्युनिटी के लिए इंसाफ की फतह करार दिया। वाज़ेह हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीखी फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की हैसियत पर मोहर लगा दी है। मौलाना मदनी ने इस फैसले को खुश आइन बताते हुए कहा है कि ये फैसला हिंदुस्तानी मुसलमानों और खास तौर पर मदरसों से वाबस्ता अफराद के लिए तसल्ली बख्श और हौसला अफजाई का बास है। उन्होंने कहा है कि इसे सिर्फ मदरसा बोर्ड के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसमें मदरसों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वाले सरकारी और गैर सरकारी अनासर के लिए एक वाज़ेह पैगाम भी पोशीदा है, जो मुल्क के आइन की परवाह किए बगैर एक तालीमी निज़ाम के सिलसिले में शबो रोज झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मौलाना मदनी ने कहा है कि ये लगातार शिकायत रही है कि निचली अदालतें अपने फैसलों में तवाज़ुन बरकरार रख नहीं पाती और अक्सर पुलिस और सरकारी मौके पर फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलकर आईनी उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाया है। मौलाना महमूद मदनी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस जवाब पर तबसरा किया है। इस फैसले में मुल्क में एक पैगाम जाना चाहिए कि मुल्क के सभी तबकों को जीने का यकसा हक हासिल है। बिलखुसूस आज मुसलमान जिस तरह खुद को अलहदा और बेबस महसूस करता है, जिस तरह फिरका परस्त ताकतें और इख्तिदार में बैठे हुए हुकूमत की कई वज़रा खुले आम तशद्दुद की अपील कर रहे और मदरसों के वजूद को बोझ बनाकर पेश करते हैं। इस पस मंजर में सुप्रीम कोर्ट का यह बयान निहायत अहम नसीहत का हामिल और मुल्क के लोगों को बेदार करने वाला है। मौलाना मदनी ने इस मौके पर यूपी मदरसा टीचर्स एसोसिएशन की अदालती कोशिशों की सताइश की और फैसले को उनकी मेहनतों का फल बताया है। दरियासना ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना वहीदुल्ला खान सईदी, दीगर जिम्मेदारान मौलाना मोहम्मद तारिक शमसी अटावा वगैरह ने वहार्स पैगाम में जमीयत उलमा हिंद और इसके अलावा सदर मौलाना महमूद असद मदनी और नाजिम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की जानिब से मदरसों के खिलाफ किए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए दाखिल SLP में कतई समात की पैरवी तक ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारस अरबिया के अफराद का हर तरह से ताउन किया। उन्होंने कहा, हमारा वफद अदालती समातों के दौरान जमीयत के दफ्तर में क़याम करता है। जमीयत के कानून निगरां मौलाना नियाज अहमद फारूकी का कीमती ताउन मिला। ये हजरात मुकदमे के सिलसिले में बराबर जानकारी हासिल करते हुए हम सब की हौसला अफजाई करते रहे हैं।
किसी शख्स की जाती या फिर खास तबके की मिल्कियत को हुकूमत अपने कंट्रोल में ले सकती है या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की क़ियादत वाली 9 जजों की बेंच ने दे दिया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 9 जजों ने मजबूरी तौर पर 3 फैसले लिखे हैं? वैसे तो अदालत ने अपना जो हतमी फैसला सुनाया है, इसमें कहा है कि हर एक जाती मिल्कियत को हुकूमत अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती है। हुकूमत सिर्फ उन वसाइल पर ही दावा कर सकती है जो समाज की भलाई के लिए है और तबके के पास है। ये फैसला 2-7 की अक्सरियत से सुनाया गया है। इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धोलिया, जस्टिस जेबी पादीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बंदल, जस्टिस सतेश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑक्सटन जॉर्ज मस्सी शामिल थे। जो 3 फैसले लिखे गए वो इस तरह है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बात से इत्तेफाक रखने वाले मजमूई तौर पर 7 जजों का फैसला सबसे अहम है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हर एक जाती मिल्कियत को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती है। जाती मिल्कियत को समाजी वसाइल तभी माना जाएगा जब वो कुछ ठोस पैमानों पर उतर खड़ा होगा। बेंच में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपना अलग फैसला लिखा। उन्होंने 7 जजों के साथ इत्तेफाक भी जाहिर किया और कुछ नुकात पर एतराज का इजहार किया है। जस्टिस सुधांशु धोलिया अक्सरियत वाले फैसले से मुत्तफिक नहीं है। जस्टिस ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो जोग्राफियाई वसाइल को किस तरह अपने कंट्रोल में लेता है और फिर समाज में तकसीम करता है। वाज़ेह है कि 23 अप्रैल 2024 को इस मामले में समाअत हुई थी। यकम मई को 5 दिन के समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि जाती या फिर तबके की मिल्कियत पर हुकूमत का हक बनता है या फिर नहीं। ये फैसला समाजी इंसाफ की लड़ाई को एक नया रुख दे सकता है। तवज्जो तलब बात तो ये है कि 2023 में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के टॉप 5% लोगों के पास मुल्क की मजबूरी मिल्कियत का कम से कम 60% हिस्सा था, जबकि कम से कम में गुजर बसर कर रही हिंदुस्तान की 50% आबादी मुल्क के महज 3% मिल्कियत पर है। अदम मसावात के इसी फर्क को खत्म करने के सवाल पर लोकसभा इंतखाबात में जिस वक्त बीजेपी और कांग्रेस बहस कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की आईनी बेंच इस पर गौर और खौस कर रही थी। इस सवाल का जवाब तलाश किया जा रहा था कि क्या किसी जाती मिल्कियत को कब्जे में लेकर हुकूमत इसे जरूरतमंद लोगों में तकसीम कर सकती है। अब ये जवाब सबके सामने है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का ऐलान कर दिया गया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने इसके मुतालिक जानकारी दी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। मरकजी वजीर ने कहा है कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर से शुरू होगा जो 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस भी की जाएगी। वजीर ने रिजिजू ने एक्स पर लिखा है कि हुकूमत के सिफारिश पर सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। उन्होंने मजीद बताया है कि 26 नवंबर को हिंदुस्तानी आइन को 75 साल पूरे होने जा रहे ये खास दिन आइन साज असम्बली के सेंट्रल हॉल में मनाया जाएगा। काबिल जिक्र है कि सरमाई इजलास के दौरान कई बिल पेश किए गए हैं, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि इस बार का इजलास मौजूदा हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस इजलास में वक्फ बोर्ड के मुतालिक बिल पेश किया जाएगा जिस पर पिछले इजलास में भी काफी हंगामा हो चुका है। साथ ही बिल भी पेश किया जाएगा जिसको पहले इलेक्शन मरकजी काबीना की मंजूरी मिल चुकी है। वक्फ बोर्ड बिल की अपोजिशन पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन और इसकी मुखालिफत मुसलसिल की है। हंगामा सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हो रहा है। हंगामे की वजह से दोनों ऐवानों यानी कि लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस सदर खड़गे ने रियासत का दौरा किया। उन्होंने हजारीबाग में एक अजीम शान जलसा से खिताब करते हुए न सिर्फ मोदी हुकूमत की पॉलिसी को हदफ तनकीद बनाया बल्कि रियासत की कांग्रेस इत्तेहाद वाली हुकूमत की कारगुजारियों से भी लोगों को वाकिफ करवाया है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को झूठों का सरदार कहा। अपने खिताब के दौरान खड़गे ने कहा, झारखंड में इंतखाबी तशहीर के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और बहुत से मरकजी वज़रा के साथ साथ अलग अलग रियासतों के वज़रा आला घूम रहे हैं। बीजेपी का मकसद कबायली वज़ीर आला को हटाना और झारखंड में इक़्तिदार पर कब्जा करना है। पीएम मोदी और अमित शाह से मैं कहना चाहता हूं कि आप यहां से इंडिया ब्लॉक की हुकूमत को नहीं हटा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो ओबीसी, एससी, एसटी, कबायली की बात तो करते हैं, लेकिन जब सूर्यन हुकूमत ने 2022 में ओबीसी रिजर्वेशन 14% से बढ़ाकर 27%, एससी के लिए 12 था 10% और एसटी के लिए 26 था 28% किया था, तो वो अब ही रो पड़े थे। साथ ही वो पीएम मोदी से सवाल पूछते हैं कि मोदी जी, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और कबायली की हमदर्दी है तो उसे
पास क्यों नहीं किया है। कांग्रेस सदर ने बीजेपी पर झूठ बोलकर इख्तियार हासिल करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी झूठ बोलकर इख्तियार में आती है और गरीबों को सताती है, इसलिए उनसे दूर रहिए। वो मजीद कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की कॉपी करती है। कर्नाटक में भाग्य लक्ष्मी 1000 रुपए मिल रहा, इसकी नकल मोदी जी हर जगह करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का कोई रोड मैप ही नहीं है। ये लोग जल जंगल जमीन लूट कर अमीरों को तकसीम करते रहेंगे। झारखंड की कांग्रेस इत्तेहाद वाली सोरेन हुकूमत की कारगुजारी का तस्करा भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने तफसील से किया। उन्होंने कहा है कि हमने आवाम को जो भी गारंटी दी है वो सभी हम पूरी करेंगे। और मैं आपको इससे जुड़ी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। बाद वो कुछ नुकात पेश करते हैं जो इस तरह है। कर्नाटक में गरीबों को मदद देने वाली स्कीम के लिए 52,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब इसमें 24,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। गृह ज्योति मंसूबे के बजट में 9,657 करोड़ रुपए अलर्ट किए हैं, जिसमें 5,164 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। खवातीन को मुफ्त बस सहूलत के लिए हमने 5,000 रुपए देने की बात की थी। गृह लक्ष्मी मंसूबे के जरिए से हम घर के खातून मुखिया को हर माह 2,000 रुपए दे रहे हैं, जिसका बजट 28,608 करोड़ दिया है, जिसमें 13,451 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हमने अन्न भाग्य का बजट 8,800 करोड़ रुपए रखा है, जिसमें से हमने 2,582 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। युवा निधि के लिए हमने 650 करोड़ रुपए का बजट रखा, जिसमें तकरीबन 108 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। मज़कूरा बाला हक़ाइक़ पेश करने के लिए हमें झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मरकजी वजीर एच.डी. कुमार स्वामी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन पर कानकनी के मामले की जांच कर रहे एक सीनियर अफसर को धमकी देने का इल्जाम है। इस सिलसिले में आईजीएम चंद्रशेखर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में इल्जाम लगाया गया है कि स्वामा और कुमारा स्वामी ने एक सरकारी मुलाजिम को इसकी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद करने से रोकने की धमकी दी। शिकायत कुनिंदा ने कहा है कि वो एक कानकनी के मामले की जांच करने वाले खुसूसी दस्ते की क़यादत कर रहे थे, जिसमें कुमारा स्वामी मुलजिम है। स्वामी के खिलाफ जांच इल्जामात से मुतालिक है कि उन्होंने 2006 से 8 तक कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला के तौर पर अपनी मुद्दतकार में कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बेलारी जिला में श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स SSVM को 550 एकड़ की कानकनी पट्टे के गैर कानूनी मंजूरी दे दी थी। आईजीएम चंद्रशेखर ने संजय नगर पुलिस थाने में अपनी शिकायत में कहा है कि SIT ने जांच रिपोर्ट तैयार करने और मुलजिम यानी कुमारा स्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए वापस सबूत और मवाद मिलने के बाद कर्नाटक के गवर्नर को 21 नवंबर 2023 को खत लिखकर कुमारा स्वामी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 12 अक्टूबर को भी पुलिस अफसर M चंद्रशेखर ने मरकजी वजीर HD कुमारा स्वामी और उनके बेटे निखिल कुमार स्वामी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। साबिक वज़ीर-ए-आला कुमारा स्वामी के खिलाफ गैर कानूनी कानकनी के मामले की जांच कर रही है। SIT के सरबराह ADGP ने दोनों पर जांच रोकने के लिए उन्हें धमकी देने का इल्जाम लगाया था। आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रियासत की तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक अहम फैसले किए हैं, जिनमें रिंग रोड की तामीर और आबी ज़खायर के निज़ाम के इस्तेमाल पर तवज्जो दी गई है। वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू ने इस इजलास की सदारत की, जिसमें रियासत में सैलाब के मसाइल से निपटने के लिए नीदरलैंड के निज़ाम ग्रेविटी कैनाल सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है। म्यूनिसिपल इंतजामिया और शहरी तरक्यात MAUD के वजीर P नारायण ने कहा है कि आलमी बैंक ने अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी करने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन उसने रियासती हुकूमत से कहा है कि वो सैलाब रोकथाम के मंसूबों को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाए। उन्होंने मजीद बताया है कि सितंबर में विजयवाड़ा में सैलाब ने राजधानी के इलाके में संगीन सूरत हाल पैदा कर दी और हुकूमत इस मसले को फौरी तौर पर हल करना चाहती है। वजीर P नारायण ने कहा है कि अमरावती के 217 किलोमीटर इलाके में मुख्तलिफ हिस्सों में आबी ज़खायर की तामीर की गई है। कंसलेट और TCS ने अमरावती के लिए आबी ज़खायर और अंदरूनी आबी गुजरगाहों का डिजाइन पेश किया था। हिंदुस्तान में कई आबपाशी मंसूबे अभी भी मौजूद नहीं हुए हैं। सिस्टम में पानी को नहरों की तवस्सुत से कशिश सकल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसमें पानी को काबू करने के लिए किसी तरह की पंपिंग या बाहरी तवन्नाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस निजाम में पानी ऊंची जगह से निचली जगह की तरफ बहता है, जिससे पानी का बहाव फितरी और कुदरती तौर से हो जाता है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सुप्रीम लीडर शरद पवार ने इशारा दिया है कि वो अब इंतखाबी सियासत से किनारा इख्तियार करेंगे। उन्होंने ये इशारा अवाम से खिताब के दौरान
ये कहते हुए दिया है कहीं तो रुकना पड़ेगा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब से ऐन कबल इस बयान को बहुत अहम तस्वुर किया गया है। शरद पवार ने अपने बयान में कहा है कि मैं कोई इंतखाब नहीं लड़ना चाहता, इंतखाब को लेकर मुझे अब रुकना चाहिए और नई नस्ल को आगे आना चाहिए। ये बयान उन्होंने बारामती दौरे के दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि मैं इख्तिदार में नहीं हूँ, मैं राज्यसभा में हूँ, मेरे पास अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है। 1.5 साल बाद मुझे सोचना होगा कि राज्यसभा जाऊं या फिर नहीं। लोकसभा तो मैं नहीं लड़ूंगा, कोई भी इंतखाब नहीं लड़ूंगा। कितने इंतखाब लड़े जाएं, अब तक 14 इंतखाब हो चुके हैं। आपने एक बार भी घर नहीं बिठाया मुझे, हर बार मुझे मुंतखब करते रहे, तो कहीं तो थमना ही चाहिए। मैंने इस फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया कि नई नस्ल को अब आगे आना चाहिए। इस दरमियान शरद पवार ने नायब वज़ीर आला अजीत पवार के काम की कुछ तारीफ भी की है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है कि आइंदा 3 दहाइयों तक के इस इलाके की तरक्की के लिए क़यादत की सख्त जरूरत है। इसके अलावा ही दरअसल बारामती के रुकन पार्लियामेंट सरया सोले ने आम इंतखाबात में भाभी और अजीत पवार के शरीक हयात सुनेत्रा पवार को शिकस्त दी थी। अब मुकाबला योगेंद्र और अजीत के दरमियान में है। योगी हुकूमत ने ज़मीनी इंतखाब से कबल एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन होगा इसका फैसला मरकज नहीं खुद यूपी हुकूमत करेगी। जी हां, काबीना की मीटिंग में इस तजवीज पर मोहर लग गई है, जिसमें यूपीएससी को पैनल नहीं भेजने की बात कही गई है। इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव का भी रद्दअमल सामने आ गया है। उन्होंने इस मामले को दिल्ली बमुकाबला लखनऊ करार दिया है। अखिलेश यादव ने डीजीपी मामले को दिल्ली बमुकाबला लखनऊ बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सुना है किसी बड़े अफसर को मुस्तकिल ओहदा देने और इसकी मुद्दतकार 2 साल बढ़ाने का निजाम बनाया गया है। सवाल यह है कि निजाम बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बमुकाबला लखनऊ 2.0 काबिल जिक्र है कि योगी हुकूमत ने डीजीपी के इंतखाब के लिए हाई कोर्ट की सुबुकदोश जज की सदारत में कमेटी बनाई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी यूपीएससी की तरफ से नामजद एक शख्स, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर या फिर उनकी तरफ से नामजद शख्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एक सुबुकदोश डीजीपी कमेटी में शामिल होंगे। पंजाब के बाद यूपी मुल्क की दूसरी रियासत बनने जा रही है, जहां डीजीपी की तकर्रुरी को लेकर नया निजाम बन गया है। उत्तर प्रदेश में आखिरी फिल टाइम डीजीपी मुकुल गोयल थे, जिन्हें 11 मई 2022 को ओहदे से हटा दिया गया था। तब से यहां कारगुजार डीजीपी बनाए जाने की रिवायत शुरू हो गई है। खबरों पर यकीन करें तो प्रशांत कुमार को फिल टाइम डीजीपी बनाने की तैयारी है और डीजीपी की तकर्रुरी के लिए पहले के निजाम के मुताबिक हुकूमत पुलिस खिदमात में 30 साल पूरे कर चुके उन अफसरान के नाम यूपीएससी को भेजती थी, जिनके 6 महीने की मुद्दतकार बाकी हो। यूपीएससी रियासत हुकूमत को 3 अफसरान के नामों का पैनल भेजती थी, जिसमें से हुकूमत किसी एक को डीजीपी बनाती थी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी हुकूमत और अडानी ग्रुप के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि झारखंड में किसानों की जमीन का जबरदस्ती हुसूल और मुआवजे की अदम अदायगी एक संगीन मसला है। उन्होंने इस मामले को उजागर करते हुए हुकूमत से फौरी तौर पर किसानों को उनके हुकूक फराहम करने का मुतालबा किया है। जयराम रमेश ने लिखा है कि मोदानी ग्रुप 2025 में जिला में 10 देहातों में कोयले पर मबनी बिजली घर के कयाम की कोशिश शुरू की है। इस प्रोजेक्ट के लिए मुकामी किसानों से 1255 एकड़ जमीन का जबरदस्ती हुसूल लिया गया है, जिसके दौरान कई शिकायत सामने आई है। इस अमल में जबरदस्ती और धमकियां भी शामिल हैं। साबिका बीजेपी हुकूमत के उन्होंने मजीद कहा है कि मुकम्मल ताउन से ये प्रोजेक्ट तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाया गया है, जिसमें बिजली घर को खुसूसी इक्तिसादी जोन करार देने समेत कई फवायद फराहम किए गए हैं। गैर हयातियाती वज़ीर आज़म की हुकूमत ने भी इस प्रोजेक्ट की तकमील में दिलचस्पी रखी, जिसकी वजह से ये मामला सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में सियासी तब्दीली के बाद जो पहले से बिजली घर से बिजली खरीद रहा था, मरकजी हुकूमत ने इसको हिंदुस्तान में इस बिजली की फरोख्त की इजाजत दे दी है। इस फैसले ने किसानों को खदशात में बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में हो रहे असेंबली इंतखाबात ऐसी हुकूमतों के दरमियान मुकाबला करेगी। साबिका ट्विटर और फेसबुक पर एक्शन लेने के बाद अब मरकजी हुकूमत ने विकिपीडिया को नोटिस भेज दिया है। हुकूमत ने विकिपीडिया को एक खत भेजा है, जिसमें इससे कुछ शिकायत पर जवाब तलब किया गया है। विकिपीडिया पर इल्जाम है कि वो मुतास्सिब और गलत मालूमात फराहम करता है। प्लेटफॉर्म से सालिस ये सवाल भी किया गया है कि इससे पब्लिश क्यों तस्वर नहीं किया जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया को लिखे गए खत में इस बात पर जोर दिया गया है कि एडिटर्स के एक महदूद ग्रुप का मवाद पर ज्यादा कंट्रोल है, जिसकी वजह से मवाद गैर जानिबदार नहीं। विकिपीडिया को नोटिस का यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही एक कानूनी लड़ाई के दरमियान सामने आया है, जिसमें न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल ने उन सार्फिन के बारे में जानकारी मांगी जिन्होंने फर्म के बारे में इंदराज में तब्दीली की थी। हालांकि अभी तक ना तो विकिपीडिया और ना ही हुकूमत हिंद की तरफ से इससे मुतालिक कोई ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। ये जानकारी जराये के हवाले से मिली है।
قابل ذکر ہے کہ ویکیپیڈیا ایک فری پلیٹ فارم ہے جہاں سے دنیا بھر کے لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں دی گئی معلومات کچھ ہی لوگوں کے ذریعے لکھی جاتی ہے، اس لیے ان میں کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہے۔ ویکیپیڈیا کی شروعات 2001 میں انگریزی زبان میں ہوئی تھی، جبکہ ہندی ویکیپیڈیا 2003 اور اردو 2004 میں شروع کی گئی۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔